ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है? कंफर्म कर दें प्लीज़। हाँ जी, फराज और शाहजेब, आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। यस सर, आ रही है। ऑलराइट, थैंक यू। ऑलराइट, तो क्लास अभी जो है हमने मॉड्यूल जो शुरू किया हुआ है वो है वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी का, कि बेसिकली आपकी जो एप्लीकेशन HTTP इस्तेमाल करती हैं फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, उनमें क्या वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह के अटैक्स उन पे किए जा सकते हैं, ठीक है, और उनको उनके खिलाफ जो है प्रिवेंशन क्या होती है, कैसे डिफेंड किया जाता है, उसमें डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। और एक चीज़ जो अहम है वो है कि HTTP एज अ प्रोटोकॉल आपको कुछ सिक्योरिटी हेडर्स प्रोवाइड करता है, उन्हें इस्तेमाल करते हुए आप डिफरेंट अटैक्स के खिलाफ जो है अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्लिक जैकिंग पे डिस्कशन की थी कि क्लिक जैकिंग एक बहुत ही कॉमन अटैक है और उससे कैसे बचा जाता है। आज हमने एक डिफरेंट अटैक टाइप पे फोकस करना है और वो है XSS, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। ठीक है, आज हमने देखना है कि ये होता क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स देखनी है और उसके बाद एक्चुअली डिफेंड कैसे किया जाता है इसके अगेंस्ट अपने सिस्टम को, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती क्या है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ब्रॉड लेवल ऑफ अटैक्स है जिसे कहा जाता है कोड इंजेक्शन अटैक, कि आपका एक वेब पेज है या कोई भी एप्लीकेशन है, उसके अंदर जो मलिशियस यूज़र है वो अपनी तरफ से कोई कोड इंजेक्ट कर दे। ठीक है, ये आपकी वेब पेजेस में भी हो सकता है, इस तरह के अटैक जो है आपकी एप्लीकेशन में भी हो सकते हैं जो कि आपकी डेस्कटॉप या मोबाइल एप्लीकेशन है, यानी फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का कोड है, उसके अंदर मलिशियस यूज़र जो है अपना कोड इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रॉड लेवल ऑफ ब्रॉड कैटेगरी ऑफ अटैक्स है जिसे कोड इंजेक्शन अटैक कहा जाता है। ठीक है, उसका एक सबसेट है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मलिशियस यूज़र जो है उसका गोल ये होता है कि जो वेब पेज है उसमें किसी तरीके से एक जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट कर दिया जाए ताकि क्लाइंट साइड पे जो वेब ब्राउज़र है वो जब उस पेज को खोले तो जो जावास्क्रिप्ट का कोड मलिशियस यूज़र ने इंजेक्ट किया है वो भी रन हो जाए। ठीक है, ये बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक है। और मैं जल्दी से बता दूं, इन केस किसी को नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट क्या है, तो बेसिकली आपका जो भी आपका जो वेब पेजेस हैं बेसिकली वो HTML इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि वो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेज कहाँ पे शो करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे इंसर्ट करना है, वो सारी चीज़ें तो HTML करके दे देती है। पर अगर उसमें आपने कोई प्रोग्रामिंग वाला काम करना है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, या आपने लूप्स रन करने हैं, या इफ एल्स करना है, या उसके थ्रू आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या अपने फाइल अंडरलाइंग मशीन का जो फाइल सिस्टम है उसे एक्सेस करना है, तो वो HTML नहीं करके दे सकती। उसके लिए फिर वेब पेजेस में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई गई थी, जो कि एक उसका एग्जांपल है जावास्क्रिप्ट। कि आपने अगर कोई वेब पेज के अंदर प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने बटन के ऊपर अगर आप माउस को लेके आते हैं तो बटन का कलर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप मेन्यू के ऊपर माउस को होवर कराते हैं या क्लिक करते हैं तो मेन्यू आइटम जो है वो नीचे ड्रॉप डाउन होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली आपका एक कोड रन हो रहा होता है, तो वो कोड HTML अलाउ नहीं करती थी। इसलिए फिर लोगों ने प्रपोज किया कि एक नई HTML के अंदर एक एडिशन की जाए, एंड दैट इज जावास्क्रिप्ट, जिसके थ्रू जो प्रोग्रामिंग वाला काम है वो किया जा सके। ठीक है, तो आपके आजकल जितने भी वेब पेजेस हैं, चांसेस आर कि उसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन हो रहा होगा, और उस जावास्क्रिप्ट के अंदर मलिशियस यूज़र अपना कोई कोड इंजेक्ट कर दे, तो वो बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक किस्म का एक पेज बनाया है कि आपको इन केस किसी को याद नहीं है कि वेब पेज की फॉर्म क्या होती है, तो वेब पेज में एक HTML टैग होता है जो बेसिकली बता रहा होता है, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग बेसिकली बता रहे होते हैं कि पूरा पेज इन दोनों टैग के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर हेड का टैग होता है जो इग्नोर कर दिया, बॉडी का टैग होता है,
वो ये मैंने शो किया हुआ है। और बॉडी के टैग में जो वेब पेज पे जो कुछ डिस्प्ले हो रहा है वो सारा का सारा बॉडी के टैग में आ जाता है। और इस एग्जांपल में मैंने दो चीज़ें इंसर्ट की हैं, एक हेलो है मैसेज टेक्स्ट है, और जिसको H1 टैग्स के बीच में मैंने लिखा है। H1 टैग के बीच में लिखने का मतलब है कि ये हेलो जो है ये बेसिकली एक हेडिंग या टाइटल की फॉर्मेट में होगा, इसका साइज भी बड़ा होगा, इसका फॉन्ट बोल्ड होगा और ये डार्क होगा। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो है स्क्रिप्ट के टैग, स्क्रिप्ट ओपन और फॉरवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट जो कि क्लोज कर रहे हैं। अब जब ये टैग पेज के अंदर आ जाए तो ये बेसिकली ब्राउज़र को बताते हैं कि इनके बीच में जो भी लिखा हुआ है वो एक कोड होगा, जावास्क्रिप्ट कोड होगा फॉर एग्जांपल। तो उसको एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रीट करो जावास्क्रिप्ट और उस कोड को एग्जीक्यूट करो। और इस एग्जांपल में जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो सिंपल है, अलर्ट और ब्रैकेट्स के अंदर में मैसेज हाय। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये एक, जब भी ये स्क्रिप्ट रन होगा एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, पॉपअप करेगा और उसके अंदर हाई लिखा होगा, दैट्स इट। ठीक है। और बाय द वे इस कोड में इश्यूज है, ये मैंने ठीक कोड नहीं लिखा, और मेरा जो मकसद यहाँ पे था वो था कि आपको पता लग जाए कि HTML का पेज का फॉर्मेट क्या होता है, उसमें टैग्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और एक सिंपल मार्कअप टैग होता है फॉर एग्जांपल H1, और एक स्क्रिप्टिंग टैग होता है यानी स्क्रिप्ट। और जो मार्कअप टैग है वो बेसिकली टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जहाँ पर इमेजेस वगैरह को फॉर्मेट करने के लिए या लिंक्स क्रिएट करने के लिए। और जो स्क्रिप्ट वाला टैग होता है वो एक्चुअल जावा स्क्रिप्ट का पूरा प्रोग्राम जो है वो इंसर्ट करने के लिए होता है। ठीक है। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक पे वापस आए तो वो चार किस्म के होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो कि नॉन परसिस्टेंट है, एक होता है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो कि परसिस्टेंट है। इन दोनों में फ़र्क क्या है अभी देखते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल या डॉम XSS भी होता है और म्यूटेटेड XSS भी होता है। ठीक है। आखिरी दो जो है वो मैं असाइनमेंट के लिए छोड़ना चाहूँगा, और पहले दो जो है वो बेसिकली आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। इन दो की नॉलेज अगर आपको है तो आपको एटलीस्ट पता है कि XSS होता क्या है, तो इसलिए आज के लेक्चर में इन दोनों पे फोकस होगा। एनी क्वेश्चंस आस्क्ड? ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टेड XSS पे बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आपका जो स्क्रिप्ट है, जो मलिशियस स्क्रिप्ट है, वो विक्टिम के ब्राउजर के अंदर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। और ये वेब सर्वर के अंदर सेव नहीं हो रहा होता। यानी अगर मैं आप में से किसी को अटैक करना चाहता हूं तो मेरा जो कोड होगा मलिशियस कोड वो सिर्फ आपके ब्राउजर में एग्जीक्यूट करेगा, वो सर्वर के अंदर कहीं पे स्टोर नहीं हो रहा होगा। ठीक है। स्टोर ना होने से क्या चीज़ें सिचुएशन फ़र्क हो जाती है कंपेयर टू कि वेब सर्वर पे आप स्टोर कर सकें, वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और फॉर द टाइम बीइंग आप बस ये समझ लें कि अगर मैंने आप में से किसी को रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करना है तो मेरा कोड जो है सिर्फ और सिर्फ जिस बंदे को मैं अटैक कर रहा हूँ उसके ब्राउजर में रन होगा, दैट्स इट। कहीं और पे रन नहीं होगा, ना ही किसी और जगह पे सेव होगा। और इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये वेबसाइट है xss-game.appspot.com/level1। ठीक है, ये आप लोग भी ट्राई कर लेना, ये आपको अच्छी वेबसाइट है, मजे की है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वेबसाइट है बेसिकली एक आप समझ लें कि सर्च इंजन है। आप टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी टेक्स्ट डालेंगे तो वो सर्च करेगा अपने सर्वर पे जाके। यानी होता क्या है, जहाँ पे आप टेक्स्ट डाल के सर्च का बटन दबाएंगे तो एक रिक्वेस्ट सर्वर को जाएगी, सर्वर जो है उस कीवर्ड को सर्च करेगा और फिर जो है कोई ना कोई रिजल्ट जो है वो सर्वर रिटर्न करेगा। पर सर्वर का रिजल्ट क्या होगा, सर्वर का रिजल्ट बेसिकली पूरे का पूरा वेब पेज होगा। यानी इस पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट जरूरी है कि जब मैंने ये वेबसाइट खोली है यानी xss-game.appspot.com/level1, जब मैंने ये वेबसाइट खोली है तो बेसिकली हुआ क्या है, मैंने URL डाला, एंटर दबाया, ब्राउजर ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, HTTP रिक्वेस्ट। सर्वर ने जो है उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में
एक HTTP का रिस्पॉन्स मैसेज भेजा जिसके अंदर पूरे का पूरा HTML कोड था, किस चीज का, इस पेज का जो कि आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। और सिर्फ HTML कोड नहीं, इसके साथ आपका जावास्क्रिप्ट वगैरह अगर है तो वो भी इंक्लूडेड होगा। फॉर एग्जांपल सर्च के साथ शायद जावा सर्च का जो बटन है उसके साथ शायद कोई जावास्क्रिप्ट का कोड एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो ये वेब पेज जो है, ये पूरे का पूरा पेज आपके सर्वर ने रिटर्न किया। अब क्या होता है, अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स में एक लफ्ज डालता हूं, फॉर एग्जांपल इन्फोसेक, और मैं सर्च का बटन क्लिक करता हूं, तो अब एक नई रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को। सर्वर जो है उसे सर्च करेगा इन्फोसेक को, और फिर जो भी रिजल्ट्स हैं उनकी बेसिस पे एक नया वेब पेज जनरेट करेगा, और वो पूरा वेब पेज जो है वो HTTP का जो रिस्पॉन्स मैसेज है उसमें ब्राउजर को वापस सेंड कर देगा, मेरे ब्राउजर को वापस सेंड कर देगा, और मेरा ब्राउजर जो है वो जो नया पेज रिटर्न हुआ है उस सारे को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने इन्फोसेक डाल के क्लिक कर दिया सर्च। अब क्या होगा, अब बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले तो URL का जो ऊपर टॉप पे बॉक्स है आपको नजर आ रहा है कि नई URL क्या है, xxs/game.com/level1/frame। ठीक है, ये पूरा आपका URL है जो वेब पेज को एक्सेस करना है, उसका पाथ है। क्वेश्चन मार्क जो है वो बेसिकली बता रहे हैं कि इस वेब पेज को इनपुट क्या देनी है, और वो इनपुट क्या है, एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल का नाम क्वेरी है, और उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, इन्फोसेक, जो कि मैंने डाली थी। तो ये बेसिकली URL जो है एंटर हुई है। उसका मतलब है कि ये URL जो है इस पे एक रिक्वेस्ट गई है सर्वर को, HTTP रिक्वेस्ट, और उस रिक्वेस्ट के अंदर जो पैरामीटर था वो बेसिकली URL के अंदर स्पेसिफाइड है, एंड दैट इज क्वेरी वेरिएबल, और उसकी वैल्यू इन्फोसेक है। बस हमने देखा था कि अगर आपने सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजी है तो उसके साथ आप डेटा भी भेज सकते हैं यूजिंग HTTP, और डेटा भेजने के दो तरीके थे। एक तरीका था कि URL के अंदर वो स्पेसिफाई हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा तरीका था कि URL में तो नहीं स्पेसिफाई होगा, वो जो मैसेज की बॉडी थी रिक्वेस्ट मैसेज की उसके अंदर वो स्पेसिफाई हो जाता है। और दोनों का हमने फर्क भी देखा था कि अगर URL में कोई चीज स्पेसिफाइड है तो अगर वो हिस्ट्री लॉग में मेंटेन हो रही है तो कोई भी उसे देख सकता है, पर अगर आपने डेटा सेंड किया है HTTP मैसेज की बॉडी के अंदर डाल के तो वो लॉग्स के अंदर स्टोर नहीं हो रहा होता, विच मीन्स कि वो जो है फिर कोई और उसे रीड नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट तरीके हमने डिस्कस ऑलरेडी किए थे, वो लेक्चर दोबारा रिविजिट कर देना। ठीक है, अभी हम ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि जो भी रिक्वेस्ट गई है वो URL के अंदर ही पैरामीटर लिस्ट के अंदर आ गई है। ठीक है, ऑलराइट। दूसरी बात क्या है कि जो हमने रिक्वेस्ट भेजी है उसके रिस्पॉन्स में जो सर्वर ने वेब पेज भेजा है वो आपको नजर आ रहा है, और उस वेब पेज में क्या है, सिंपली एक वो जो इमेज था उसका लोगो था वो तो नजर आ रहा है, उसके अलावा एक मैसेज डिस्प्ले हो गया है, सॉरी नो रिजल्ट्स वर फाउंड फॉर इन्फोसेक। ये वो लफ्ज है जो कि आपने स्पेसिफाई किया था, और उसके आगे ट्राई अगेन का लिंक है कि दोबारा ट्राई करना है। ठीक है, ये बात मैं क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ इस पे कि आपने स्पेसिफाई किया था, कि बेसिकली यहाँ पे हमें एक चीज नजर आ गई है कि हम जो भी टेक्स्ट भेजते हैं सर्वर को, सर्वर वापस वही टेक्स्ट जो है पेज के अंदर डाल के वो पेज हमें सेंड कर देता है, और हमारा ब्राउजर जो है उस पेज को जो है डिस्प्ले कर देता है। अब हमने ये देखना है कि ये जो आपको नॉलेज मिल गई है कि आपने जो टेक्स्ट भेजा था वही टेक्स्ट वापस नजर आ रहा है, आपने जो टेक्स्ट भेजा था सर्वर ने वही टेक्स्ट वेब पेज के अंदर इंसर्ट करके आपको भेज दिया है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए आप कोई मलिशियस काम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी कैसे किया जा सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज ट्राई करते हैं। ठीक है, अब एक चीज ट्राई करते हैं, हम देखते हैं कि मैंने पहले जो टेक्स्ट भेजा था वो इन्फोसेक था, सादा लफ्ज भेजा मैंने,
अब मैं सोचता हूँ कि अगर मैं कोई HTML का टैग डाल दूं तो सर्वर इसको कैसे ट्रीट करेगा? सर्वर इन टैग्स को इग्नोर कर देगा कि सर्वर इन टैग्स को डिस्प्ले करेगा? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फिर ये कीवर्ड अपना डालता हूँ, टैग ओपन h1, फिर लफ्ज आया इन्फोसेक और फिर टैग क्लोज h1। ये बेसिकली HTML का कोड है जो बताते हैं कि इन्फोसेक जो है ये हेडिंग टाइप 1 है। हेडिंग टाइप 1 का मतलब है कि इस टैग का साइज भी बड़ा होगा, इसका फॉन्ट भी बोल्ड होगा, ठीक है, कंपेयर टू जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है। तो ये रिक्वेस्ट मैंने लिख के सर्च का बटन क्लिक किया, मेरी रिक्वेस्ट जो है सर्वर को जाएगी, सर्वर जो है एक नया वेब पेज बनाएगा जिसके अंदर रिजल्ट्स होंगे, अगर रिजल्ट्स मिले। अगर रिजल्ट्स नहीं मिले तो फिर इन्फोसेक तो नजर आना चाहिए, लेट्स सी और क्या नजर आता है। तो ये देखें ऊपर जो आपको क्वेरी नजर आ रही है वो क्या है, URL देखें, https://game.appspot.com/level1/frame ? अब जो आपने पैरामीटर पास किया है उसका नाम है क्वेरी और उसकी वैल्यू क्या है, h1 infosec/h1। ये क्वेरी गई है और इसका जो वापस रिटर्न किया है सर्वर ने, तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि इन्फोसेक का जो लफ्ज है, यहाँ पे इन्फोसेक कितना छोटा था, यहाँ पे इन्फोसेक जो है वो बेसिकली हेडिंग 1 जो है उसके फॉर्मेट में। ठीक है, तो एक चीज तो समझ आ गई, एक चीज साबित हो गई कि आप जो भी चीज लिख के एंटर करेंगे, सर्वर को अगर उसका रिजल्ट ना मिला सर्च में, तो वो उस पूरे को एज इज इंसर्ट करेगा वेब पेज में और वो वेब पेज आपको रिटर्न कर देगा। यानी अगर उसमें कोई HTML टैग है तो उसे रिमूव नहीं करेगा, उस टैग को भी साथ ही इंसर्ट कर देगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? बहुत सी वेबसाइट्स होंगी जिसमें आप अगर इस तरह से टेक्स्ट डालते हैं h1 infosec h1 करके, तो वो इन्फोसेक तो रिटर्न इंसर्ट कर देगा पेज में, और जो हेडर 1 वाले टैग्स थे उन सारों को रिमूव कर देगी वेब सर्वर जो है। पर इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि वेब सर्वर ने उसे रिमूव नहीं किया, उसने क्वेरी इज इक्वल टू जो भी टेक्स्ट था उस सारे को एज इज वेब पेज के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो अगर कोई HTML टैग थे तो वो भी साथ ही इंसर्ट हो गए। ठीक है, और याद रखें वेब पेज के अंदर कोई सादा टेक्स्ट होता है तो वो एज इज स्क्रीन पे नजर आ जाता है जब ब्राउजर उसे डिस्प्ले करता है, और वेब पेज के अंदर कोई टैग के साथ टेक्स्ट होगा तो फिर ब्राउजर देखेगा कि इस टैग को ट्रीट कैसे करना है, और फिर उस वेब पेज को जब स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होगा तो उस टैग के मुताबिक उस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देगा, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे इन्फोसेक को उसने फॉर्मेट कर दिया हेडिंग 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगला सवाल आता है, अभी तक हमने क्या साबित किया है कि हमने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट डाला है, चाहे सादा टेक्स्ट हो चाहे कोई टैग वाला टेक्स्ट हो, उस सारे को सर्वर जो है उठाता है, वेब पेज के HTML कोड के अंदर इंसर्ट करता है, और फिर ये जो नया HTML का पेज बना है ये आपको वापस भेज देता है, और आपका ब्राउजर जो है उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। तो जो भी HTML टैग था, इन दिस केस h1 था, वो भी ब्राउजर ने रीड करके उसके मुताबिक फॉर्मेट कर दिया है इस लफ्ज को। अब हमने सोचते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम कोई अटैक कर सकते हैं। तो अब जो हम अगली चीज ट्राई करेंगे, हम करेंगे कि h1 की बजाय हम स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे। और याद रखें, मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर आपके वेब पेज में कहीं पे भी स्क्रिप्ट का टैग आ जाता है उसके HTML कोड में, तो आपका ब्राउजर जो है उसे समझ आ जाती है कि इस स्क्रिप्ट के टैग और क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग के बीच में जो भी टेक्स्ट है दैट इज एक्चुअली अ जावास्क्रिप्ट कोड।
ठीक है, तो अब देखते हैं। अब जो मैंने कीवर्ड डाला है वो क्या है, वो है स्क्रिप्ट टैग, फिर अलर्ट, अलर्ट के अंदर हाई का मैसेज और फिर स्क्रिप्ट टैग क्लोज। यानी अगर ये चीज पहले देख ले कि ये चीज असूली तौर पे क्या करती है। अगर मैं कोई वेब पेज खुद से बना रहा हूँ, उसका HTML का कोड लिख रहा हूँ, तो उस HTML के कोड में मैं जाके कहीं पे स्क्रिप्ट का टैग और उसके स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज और इन दोनों के बीच में मैं अलर्ट हाई लिखता हूँ, तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी ब्राउजर इस लाइन पे पहुंचेगा HTML कोड की, तो वो समझ जाएगा कि स्क्रिप्ट है, तो वो अलर्ट हाई को एज अ जावास्क्रिप्ट कोड रन करेगा। और जावास्क्रिप्ट में अलर्ट हाई का क्या मतलब है कि एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, पॉपअप करेगा और उसके अंदर क्या लिखा होगा, हाय। हाय की बजाय मैं अपना नाम भी लिख सकता था, अलर्ट आदिल, तो स्क्रीन पे मैसेज बॉक्स खुलता और आदिल लिखा हुआ आ जाता। मैं हैक्ड भी लिख सकता था, तो स्क्रीन के ऊपर मैसेज खुलता और उसके अंदर हैक्ड लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, तो ये अगर ये चीज एज अ स्क्रिप्ट रन हुई तो ये कर लेगी काम, मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब मैंने ये लिख के एंटर दबाया, सर्च को मैंने एंटर दबाया, क्लिक किया, तो यूआरएल देखिए, यूआरएल में आपको नजर आ रहा है कि जो मैंने पूरे का पूरा मैसेज भेजा था वो क्वेरी का पैरामीटर मान के किया है। यानी स्क्रिप्ट वो थोड़ा सा छुपा हुआ है, वो आप यकीन करें स्क्रिप्ट है, फिर अलर्ट हाई और उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो ये बेसिकली यूआरएल हमने भेजी है। अब सर्वर पे जब ये यूआरएल गई है तो उसने क्या किया है, उसने एक वेब पेज बनाया है HTML, उसके अंदर जो हमने क्वेरी टेक्स्ट लिखा था, यानी स्क्रिप्ट अलर्ट हाई स्क्रिप्ट, उसको एज इज पेस्ट करके उसने वो वेब पेज हमें वापस भेज दिया। अब जब हमारे ब्राउजर में वो HTML का कोड आया है, तो उसके अंदर HTML कोड के अंदर क्योंकि स्क्रिप्ट का टैग पड़ा हुआ है, तो वो उस स्क्रिप्ट के टैग को ट्रीट कर रहा है एज जावास्क्रिप्ट कोड। और इसलिए आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही वेब ब्राउजर में वो पेज डिस्प्ले हुआ है, तो उसके साथ ही एक मैसेज बॉक्स खुला है और उसके अंदर हाई का मैसेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक हमने रिफ्लेक्टेड क्रॉस स्क्रिप्ट अटैक किया। रिफ्लेक्टेड का क्या मतलब है कि हमने कोई चीज भेजी, सर्वर ने उस चीज को स्टोर नहीं किया, वेब सर्वर ने उसने उस चीज को एज एज जो जवाबी वेब पेज जाना था उसके अंदर डाल के सेंड कर दिया। बेसिकली रिफ्लेक्ट किया उसने, जो चीज मैंने भेजी थी वो रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस चीज को रिफ्लेक्टेड क्रॉस स्क्रिप्ट अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक कहते हैं। एनी क्वेश्चन क्लास, जहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, अगर कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है, ऑलराइट। अब एक और बात याद रखें कि इट इज पॉसिबल, यानी अभी तो मैंने आपको एक सिंपलेस्ट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करके दिया, यानी अजम्पशन ये थी कि वेब सर्वर जिस प्रोग्रामर ने बनाया है उस प्रोग्रामर को कुछ भी नहीं आता था, उसने कुछ भी नहीं किया, सिक्योरिटी के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। पर अगर कोई अक्लमंद प्रोग्रामर था तो इट इज पॉसिबल कि वो क्या करे कि सर्वर के ऊपर जो रिक्वेस्ट आ रही है, यानी जो क्वेरी पैरामीटर आया है जिसके अंदर स्क्रिप्ट इन्फोसेक स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, तो वो सर्वर क्या करता है, प्रोग्रामर अगर अच्छा था तो सर्वर क्या करेगा कि वो टैग्स को रिमूव कर देगा टेक्स्ट में से। यानी स्क्रिप्ट इन्फोसेक स्क्रिप्ट रिसीव किया सर्वर ने, उसमें से उसने स्क्रिप्ट और फॉरवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट के टैग को डिलीट कर दिया, बीच में इन्फोसेक बच गया, वो उसने वेब पेज के अंदर डाल के वापस आपको वेब पेज भेज दिया। इट इज पॉसिबल। तो अब अटैकर जो है वो उसे थोड़ा ज्यादा अक्लमंद होना पड़ेगा। अटैकर क्या कर सकता है, वो क्या करेगा कि स्क्रिप्ट टैग को नेस्ट कर दे,
यानी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक टैग है str ipt और उसके बीच में एक और टैग आ गया स्क्रिप्ट, उसके बाद अलर्ट हाई है, उसके बाद एक और टैग है /str, फिर उसके बाद पूरे का पूरा टैग /script और फिर ipt। अब होगा क्या, जब सर्वर के पास ये चीज आएगी तो उसमें रूल रन कर रहा होगा कि स्क्रिप्ट को रिमूव करना है, तो वो क्या करेगा, स्क्रिप्ट का टैग निकालेगा, उसे डिलीट कर देगा, /script का टैग निकालेगा, उसे डिलीट कर देगा। तो अब बाकी जो टेक्स्ट बचा है वो क्या बचा है, str ipt ग्रेटर देन, और ये तो स्क्रिप्ट का टैग बन गया। फिर अलर्ट हाई, फिर /str ipt, वो भी स्क्रिप्ट का टैग बन गया क्लोजिंग वाला। तो बेसिकली आप डिपेंड करते हैं कि आपका जो प्रोग्रामर था वो कितना अक्लमंद था, यानी उसने सिर्फ ये देखा है कि स्क्रिप्ट जो एग्जैक्ट लफ्ज मिलते हैं उसे डिलीट कर दो, या उसने ये देखा है कि स्क्रिप्ट जो एग्जैक्ट लफ्ज मिले उसे डिलीट करो, उसके बाद दोबारा चेक करो कि स्क्रिप्ट जो है उसका कोई टैग तो नहीं पड़ा हुआ, और ये तब तक ये लूप में इटरेटिवली रन करी जाओ जब तक कि आपका कोई भी टैग जो है वो उस रिक्वेस्ट के अंदर ना बचे। यानी अगर सिर्फ एक लेवल पे आप कर रहे हैं तो आप स्क्रिप्ट को रिमूव करेंगे, /स्क्रिप्ट को रिमूव करेंगे, पीछे जो टेक्स्ट बचा है वो फिर से स्क्रिप्ट और /स्क्रिप्ट ही है। तो आप दोबारा उस टेक्स्ट पे एक आइट्रेशन रन करें कि इसके अंदर तो नहीं कोई स्क्रिप्ट का टैग पड़ा हुआ, वो पड़ा हुआ है तो उसे रिमूव कर दे। अब तीसरी दफा वो चेक करेगा तो अब सिर्फ एक ही चीज पड़ी होगी, अलर्ट हाई। पर क्योंकि ये चीज स्क्रिप्ट के टैग के अंदर अब नहीं है, तो अगर ये आपके ब्राउजर पे आ भी जाती है तो ब्राउजर इसे एज जावास्क्रिप्ट कोड नहीं ट्रीट करेगा। ब्राउजर कहेगा कि अलर्ट हाई है, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं पड़ा हुआ टैग के अंदर, तो इसका मतलब है ये नॉर्मल इंग्लिश का लफ्ज है, तो वो जो है अपने वेब पेज के ऊपर अलर्ट हाई आपको दिखा देगा लिखा हुआ एज टेक्स्ट, कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करेगा जिसके ऊपर हाई लिखा हो, यानी पॉपअप बॉक्स नहीं खुलेगा जो कि स्क्रिप्ट के केस में हमने देखा था हुआ। ठीक है, और अगर ये भी प्रोटेक्ट किया हुआ है, यानी डेवलपर बहुत ही केयरफुल था, तो फिर अगली चीज की जा सकती है कि अटैकर जो है वो और टैग इस्तेमाल करे, यानी स्क्रिप्ट ना इस्तेमाल करे। वो क्या करे कि याद रखें कि आपकी HTML में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इमेज है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, ठीक है, तो उनके साथ कोई फंक्शन भी एसोसिएटेड होता है। यानी इस एग्जांपल में देखिए कि अटैकर क्या कर सकता है, वो जो टेक्स्ट भेजना है ना सर्च, उसमें वो ये टैग भेजता है @img src =x on mouse over =alert hi और ग्रेटर देन का साइन। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये टेक्स्ट अगर आपके HTML5 में लिखा होगा तो ब्राउजर इसे ट्रीट करेगा कि ये एक इमेज है, इमेज की सोर्स x है, और ऑन माउस ओवर फंक्शन के इमेज के ऊपर अगर माउस आया तो क्या करना है, अलर्ट हाई। यानी अगर माउस जो है वो इस इमेज के ऊपर आया तो एक मैसेज पॉपअप करो जिसके ऊपर हाई लिखा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि अगर आपके ब्राउजर, अगर सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर ने अगर सिर्फ स्क्रिप्ट के टैग के ऊपर चेक लगाया हुआ था तो वो देखेगा कि स्क्रिप्ट का टैग तो इसमें कहीं पे भी नहीं है, तो वो कहेगा ठीक है ये फिर सही है, इसे हम जाने दो। और मसला क्या है कि अब सर्वर अगर कोई पेज जनरेट करता है और उसके अंदर ये वाली लाइन लिख देता है इमेज src =x और माउस ओवर =alert हाई, तो ये पेज जब ब्राउजर में आपके आएगा और आपका ब्राउजर जब उसे डिस्प्ले करेगा तो जैसे ही इसके ऊपर आएगा वो एक इमेज बनाएगा, ठीक है, और अगर आपने माउस को इमेज के ऊपर लेके गए तो ये मैसेज पॉपअप हो जाएगा और स्क्रीन के ऊपर मैसेज के अंदर हाई लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल देने का मकसद क्या है कि आपको नजर आना चाहिए कि एज प्रोग्रामर आप अपने वेब पेज को सिक्योर करते हैं
और एज अटैकर, जो अटैकर होता है उसकी भी कोशिश होती है वो सोचे कि डेवलपर ने किस किस तरीके से सिक्योर किया होगा, वो उससे हट के कोई नया तरीका ले आए। यानी अगर मुझे पता है मैं अटैक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आपने स्क्रिप्ट को के टैग को चेक लगाया हुआ है, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं इमेज का टैग भेज देता हूँ, इमेज के टैग पे तो चेक नहीं लगाया होता। तो फिर एज ए डेवलपर आपको इमेज के टैग को भी हैंडल करना पड़ेगा किसी तरीके से। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्लास? ऑलराइट, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल कराया है इसमें क्या हो रहा है, मैंने एक वेब पेज खोला है, मैंने ही उस वेब पेज के अंदर स्क्रिप्ट डाला है और मेरे ही ब्राउजर के ऊपर वो स्क्रिप्ट रन कर रहा है। तो फिर इसमें मलिशियस हरकत क्या है, इसमें अटैक क्या है? अटैक तो तब होगा ना कि मैं कोड इंजेक्ट करूं आपके ब्राउजर में, यानी आप अपने ब्राउजर में पेज खोलें तो मेरा कोड वहां पे इंजेक्ट हुआ हो। तो फिर अभी तक जो हमने बात की है उसमें कोई अटैक वाली चीज तो नहीं है ना। अगर मैं अपने आप को अटैक करना चाहता हूँ तो वो फिर और बात है, पर अपने आप को तो कोई अटैक नहीं करता, अटैक दूसरे को करना होता है। मैं आपको अटैक करना चाहता हूँ, पर यहाँ पे मैं अपने ब्राउजर में ही उस पेज के अंदर कोड इंजेक्ट करवा रहा हूँ। तो कोई बताएगा कि अगर मैं आपको अटैक करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? एनी आइडिया? कोई फार फेस्ट आइडिया लेके आए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। आप अगर अपने किसी दोस्त को अटैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हाँ जी, आप अगर अपने दोस्त को अटैक करना चाहते हैं क्या करेंगे? गिव अप क्लास, कोशिश किया करें यार, बेशक गलत जवाब दे रहे हैं। एनीवे, ठीक है। तो फिर अटैक करने का तरीका क्या हो सकता है कि मैं किसी तरीके से कोड इंजेक्शन जो है ईमेल कर दूं किसी को। पहले इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ईव एक यूआरएल क्रिएट करती है जो कि एक्सएसएक्स की वल्नरेबिलिटी की एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक यूआरएल है http goodsite.org/search?q is equal to puppies, और उसके बाद उससे क्या लिखा है, स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू http evebadSite.com/authstealer.js। बेसिकली इस लाइन में हो क्या रहा है, ईव ने एक यूआरएल बनाई है जिसके अंदर एक अच्छी वेबसाइट है goodsite.org, और उस पे जो सर्च आनी थी, यानी यहाँ पे देखें इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो भी सर्च किया था वो आपको नजर आ रहा है कि यूआरएल के अंदर लिखा हुआ आ गया एज ?query is equal to h1 infosec h1। तो ये यूआरएल जो है बेसिकली ईव ने बनाई है। ठीक है, वेबसाइट कौन सी है, goodsite.org, और सर्च पैरामीटर क्या उसने दिया है कि क्यू, और क्यू की वैल्यू क्या है, पपीज स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू http://badSite.com/authstealer.js। बेसिकली उसने एक स्क्रिप्ट स्पेसिफाई किया है, और स्क्रिप्ट क्या है, तो उसने कहा है कि स्क्रिप्ट जो है उसकी सोर्स evebadSite.com/authstealer.js है। ये स्क्रिप्ट सोर्स क्या करता है, क्लास स्क्रिप्ट स्पेसिफाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज का टैग बनाएं और उसके अंदर एक्चुअल कोड लिखते हैं। दूसरा होता है कि आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर स्पेसिफाई कर दें कि जो स्क्रिप्ट का कोड है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ईव ने स्पेसिफाई किया है कि इस स्क्रिप्ट का जो कोड है वो पड़ा हुआ है evebadSite.com/authstealer.js पे। तो यानी जब भी ये पेज रेंडर होगा तो स्क्रिप्ट कहाँ से लाया जाएगा, evebadSite.com में जो authstealer.js की फाइल है उस फाइल में जो भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और authstealer यू कैन अज्यूम कि ऑथेंटिकेशन टोकन स्टील करने के लिए जो आपको जावास्क्रिप्ट कोड चाहिए, लेट्स सपोज कि इस फाइल के अंदर वो पूरा कोड पड़ा हुआ है।
ठीक है। पर हैविंग सेड दैट, ये टेक्स्ट देख के जो है ईमेल के अंदर किसी को भी शक होगा कि चांसेस आर कि मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। यानी अगर मुझे पता लग गया goodsite.com/search?q=puppy स्क्रिप्ट देखते ही मुझे शक हो जाएगा कि ये शायद कोई वायरस वाला स्क्रिप्ट है या कोई हैकिंग वाला स्क्रिप्ट है। तो उसको अगर फर्दर छुपाना है तो वो क्या किया जा सकता है कि आप परसेंटेज कोडिंग इस्तेमाल करें। यानी लेस देन का साइन है, उसकी जगह पे %3c लिखा हुआ आ जाएगा। स्पेस का साइन है, उसकी जगह पे %2520 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर सोर्स इज इक्वल टू, कोड्स का साइन है, सॉरी इक्वल टू का साइन है, उसकी जगह पे %3d लिखा हुआ आ गया। कोड्स का साइन है तो उसकी जगह %22 लिखा हुआ आ गया। तो कहने का मतलब है कि जितने भी सिंबल थे इसकी जगह अगर आप परसेंटेज कोड दे दें तो अब इस यूआरएल को अगर वो देखता भी है ठीक है तो कहेगा कि यार ठीक है, पता नहीं क्या लंबी चौड़ी चीज है, अब मैं इतना क्या पढ़ूं, तो वो इग्नोर कर देगा। ह्यूमन नेचर ऐसा है, अगर साफ सुथरा टेक्स्ट नजर आए तो आप फौरन पढ़ेंगे। अगर इस तरह से %3, 2, 4 इस तरह के नंबर नजर आने शुरू हो जाए तो चांसेस आर कि यू वुड सिंपली इग्नोर इट। ठीक है, तो ये बेसिकली ईमेल सेंड होगी। अब ये ईमेल जो है ईव किसी अनसस्पेक्टिंग यूजर को भेज देगा जो कि goodsite.org को इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो जब, और साथ वो मैसेज कर देगा कि चेक आउट सम फैंसी एनिमेशन। तो अगर मैं आपको ये ईमेल भेजता हूँ उसमें लिखा हुआ है कि चेक आउट सम फैंसी एनिमेशन, तो आप कहेंगे कि यार चलो खूबसूरत होगी। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपकी एक HTTP रिक्वेस्ट जाएगी गुड साइट के सर्वर को, और उसमें जो पैरामीटर्स पास किया गया होगा वो होगा q=puppies स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू ये जो भी फाइल थी। सर्वर क्या करेगा, सर्वर एक वेब पेज जनरेट करेगा और उसके अंदर क्या चीज लिखी होगी, पपीज स्क्रिप्ट सोर्स इक्वल टू ये जो भी लंबा चौड़ा पाथ है, स्क्रिप्ट क्लोज, और ये वेब पेज बना के आपको सेंड कर देगा। अब जब आपके ब्राउजर में चीज पहुंचेगी और आपका ब्राउजर इसे डिस्प्ले करेगा तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर पपीज लिखा हुआ आएगा। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट लिखा जाए, सॉरी जो HTML कोड है उसमें पहले पपीज लिखा जाएगा, फिर स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, और उसका जो भी सोर्स है ना उसमें जो भी कोड पड़ा हुआ है वो सारे का सारा कॉपी हो जाएगा। यानी authstealer.js में जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो HTTP के HTML के कोड में कॉपी हो जाएगा बिटवीन द स्क्रिप्ट टैग्स। अब जब ब्राउजर इस सारे को रेंडर करेगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा, तो सबसे पहले स्क्रीन पे पपीज लिखा हुआ आएगा, उसके बाद स्क्रिप्ट स्क्रीन पे लिखा हुआ नहीं आएगा, पर ब्राउजर समझ जाएगा कि स्क्रिप्ट है तो उसका मतलब है कोड एग्जीक्यूट करना है। तो अब स्क्रिप्ट टैग्स के बीच में जो कोड था ब्राउजर उसे एग्जीक्यूट करेगा। और अगर वो आपके ऑथेंटिकेशन टोकन को स्टील करने के लिए कोड था तो बेसिकली वो क्या करेगा, आपका ऑथेंटिकेशन टोकन स्टील करेगा, और जो ईव थी, जो मलिशियस यूजर थी, अटैकर थी, उसको फॉर एग्जांपल या तो ईमेल कर देगा या उसके वेब पेज पे जाके लिख देगा जो भी आपने तरीका स्पेसिफाई किया है इस स्क्रिप्ट के अंदर, जो ईव ने तरीका स्पेसिफाई किया है स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि रिफ्लेक्टेड एक्सेस से काफी मलिशियस किस्म का अटैक हुआ है। यानी पहले तो मैं सिर्फ खुद ही अपने ब्राउजर में चीजें एंटर करके डाल रहा था और सर्वर मेरी ब्राउजर में एक वेब पेज भेज देता था। अब क्या हो रहा है कि मैं एक सादा से यूजर को एक मलिशियस URL बना के भेज रहा हूँ, और वो जब उस पर क्लिक करेगा तो सर्वर जो पेज भेजेगा, वेब सर्वर, वो उसके ब्राउजर में जाएगा और उसके ब्राउजर में एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो मलिशियस कोड है तो उसका नुकसान हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये हमने रिफ्लेक्टेड एक्सेस या रिफ्लेक्टेड क्रॉस स्क्रिप्टिंग अटैक किया है। एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, दूसरा जो टाइप ऑफ अटैक आज हमें डिस्कस करना है वो है स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। कि बेसिकली जो सर्वर है हमने किसी तरीके से इस मलिशियस कोड को सर्वर के ऊपर स्टोर कराना है ताकि सर्वर जब भी उस पेज को
वेब पेज सेंड करे किसी भी ब्राउजर को, तो उसके अंदर ये मलिशियस कोड जो है ये भी साथ पहुंच जाए। ये अब हम कैसे करेंगे? यानी पिछली जो चीज थी उसमें ब्राउजर सर्वर पे सेव कुछ नहीं हो रहा था, सीधा रिफ्लेक्ट होता था। सर्वर के पास कंटेंट वो पैरामीटर आए हैं, उसकी बेसिस पे नया पेज बनाए, पेज सेंड कर दिया ब्राउजर को, सर्वर के एंड पे सब कुछ खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि सर्वर के एंड पे स्टोर हो जाए। जो मैंने स्क्रिप्ट मलिशियस स्क्रिप्ट वाला पैरामीटर भेजा था वो सर्वर के ऊपर मैं स्टोर कराना चाहता हूँ ताकि हर किसी को वही जाए। अब क्या होगा? तो इसका एक तरीका होता है कि आपने देखा होगा कि अब गूगल में सर्च में क्या होता है कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें अपने सर्च वर्ड डाल के एंटर दबा दिया है, तो वो गूगल पे सेव नहीं होता, वो बस रीड करता है और उसकी बेसिस पे आपको एक वेब पेज रिजल्ट वाला भेज देता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अपना फेसबुक का वॉल देखें या अपने किसी दोस्त का वॉल देखें और आप उसमें कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट जो है फेसबुक अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल, आपके दोस्त के वॉल पे आपने कुछ लिखा है, अब दुनिया का जो भी शख्स आपके दोस्त के वॉल को देखना चाहेगा तो आपका मैसेज उसे नजर आएगा। अब वो जो मैसेज है उसे किसी तरीके से आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बना दें, तो क्या होगा कि आपने अपने दोस्त के वॉल पे कुछ लिखा और वो डेटाबेस में सेव हो गया फेसबुक के। अब जो भी शख्स आपके दोस्त के वॉल को देखेगा तो वो जो स्क्रिप्ट था वो उसके ब्राउजर में रेंडर हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली स्टोर्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, वही वेबसाइट है पर पहले हमने लेवल 1 किया था, अब हम लेवल 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली एक चैट वाली साइट या आप रिव्यू वाली साइट कहते हैं कि लोग कोई मैसेज लिखते हैं मैसेज बॉक्स में और वो उस वेब पेज पे नजर आना शुरू हो जाते हैं सारों को। इसका एग्जांपल है रिव्यूज। फॉर एग्जांपल कोई मूवी है या कोई बुक है, जहाँ कोई दराज.com पे जाके आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो नीचे टेक्स्ट बॉक्स बना होता है जिसमें आप अपने रिव्यू अपने कमेंट्स डालते हैं। अब अगला बंदा जब भी उसे एक्सेस करेगा तो आपकी कमेंट उसे नजर आएंगे। तो हम इस कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं, IMG जो कि इमेज का टैग है, स्क्रीन के ऊपर इमेज बनाता है, सोर्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स डमी है। इसका मतलब है कि हमने एक्चुअल इमेज का कोई सोर्स नहीं दिया। ठीक है, फिर हमने स्पेस दे के स्पेसिफाई किया ऑन माउस ओवर कि अगर माउस के अगर इमेज के ऊपर माउस आया तो कौन सा फंक्शन रन करना है, तो वो फंक्शन है अलर्ट हाई। और फिर आपने इमेज का जो है टैग क्लोज कर दिया। इसके बाद आपने ये जो नीचे ग्रीन बटन है शेयर स्टेटस का, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब क्या होगा, आपकी एक HTTP रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर को जाएगी, सर्वर उसे अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा और साथ ही और साथ ही आपको एक रिस्पांस भेज देगा जिसमें अपडेटेड वेब पेज होगा। अपडेटेड वेब पेज का क्या मतलब है कि आपका जो कमेंट था वो भी नजर आ रहा होगा। एट द सेम टाइम अगर कोई और शख्स भी इस वेब पेज को एक्सेस करता है तो आपका जो कमेंट है उसे भी नजर आएगा। और कैसे नजर आएगा वो यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो मैसेज था वो बेसिकली एक इमेज था, तो वो एक इमेज डिस्प्ले हो गया इधर, पर क्योंकि इमेज की हमने सोर्स जो है वो गार्बेज दी थी तो इसलिए यहाँ पे आपको कोई एक्चुअल इमेज नजर नहीं आ रहा, एक आइकॉन नजर आ रहा है जो कि बस बता रहे हैं कि यहाँ पे इमेज होना चाहिए था, पर क्योंकि इमेज की सोर्स ठीक नहीं है इसलिए यहाँ पे हम कोई डिस्प्ले नहीं कर पा रहे। ठीक है, अलबत्ता इस इमेज टैग के अंदर एक ऑन माउस ओवर का फंक्शन हमने स्पेसिफाई किया हुआ है। तो जब भी हम माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे, यानी क्लिक नहीं करेंगे, बस ऊपर इसके लेके गए हैं, तो फौरन क्या होगा, एक मैसेज डिस्प्ले होगा, अलर्ट डिस्प्ले होगा और उस अलर्ट के अंदर हाई लिखा होगा। तो ये हमने दो डिफरेंट तरीके किए हैं। पिछला जो हमने तरीका किया था XSS का, उसमें हमने
एक स्क्रिप्ट का टैग भेजा था। यहाँ जो हमने एग्जांपल किया है, जहाँ पे हमने स्क्रिप्ट का टैग नहीं भेजा, हमने इमेज का टैग भेजा है और उसके अंदर हमने स्पेसिफाई किया है कि जो ऑन उस इमेज टैग का जो ऑन माउस ओवर फंक्शन है वो कौन सा है, और वो है अलर्ट हाई का, कि माउस के ऊपर अगर माउस ऊपर लेके आए इमेज के तो आपका अलर्ट वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके हैं। आप इस किस्म के स्टोर्ड एक्सेस के टैग में भी आप स्क्रिप्ट भेज सकते हैं। सिमिलरली जो आपका रिफ्लेक्टेड एक्सेस था उसमें भी आप इमेज टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं कि आपका सिनेरियो क्या है बेसिकली। और एज एन अटैकर आप अगर अटैक करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ एक चीज ट्राई नहीं करते, आप फिर मल्टीपल चीजें ट्राई करते हैं। आप पहले देखते हैं कि स्क्रिप्ट का टैग रन कर रहे हैं कि नहीं, वो नहीं कर रहा तो आप नेस्टेड स्क्रिप्ट देखते हैं, वो भी नहीं कर रहा तो आप करते हैं कि चलो कोई इमेज का टैग डाल के देख लो, वो नहीं कर रहा तो आप किसी और ऑब्जेक्ट का टैग डाल के देख लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अटैकर का काम है कि ऑल पॉसिबल ऑप्शन को ट्राई करना है। एक गलती पकड़नी है बस, एक गलती पकड़ ली तो आपका जो भी वेबसाइट थी वो सारी वल्नरेबल हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, अब अटैकर को क्या फायदा होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का? तो अटैकर जो है एक ऐसा स्क्रिप्ट रन कर सकता है आपके ब्राउजर में जिससे कुकीज, आपके ब्राउजर की कुकीज कैप्चर हो और वो जो अटैकर था उसकी किसी वेबसाइट पे जा, किसी वेब स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाए या ईमेल हो जाए, जहाँ पे कुकीज की बजाय ऑथेंटिकेशन टोकन जो है वो कैप्चर करके सेंड किया जा सकता है जो अटैक कर रहा है। जहाँ फिर आपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन डाली है, फॉर एग्जांपल यूजर नेम, पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड, तो वो उसमें बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है उसको अटैकर को सेंड कर देगा। या फिर एक्चुअल फाइल्स है, आपकी इमेज फाइल्स है, प्राइवेट फाइल्स है, उनको कॉपी करके वो सेंड कर सकते हैं अटैकर को। या फिर साइट डिफेसमेंट, आप खबरें सुनते हैं कि पाकिस्तानी हैकर्स ने इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट को हैक करके उसके ऊपर मैसेजेस लिख दिए कश्मीर आज़ादी के, फॉर एग्जांपल। फिर खबर आती है कि इंडियन हैकर ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपने मैसेजेस लिख दिए बदला लेने के लिए। तो जो साइट डिफेसमेंट होती है वो यूजुअली इस तरीके से की जा सकती है कि आपने पूरे का पूरा टैग जो है वो किसी, फॉर एग्जांपल, मैसेज बॉक्स के अंदर डाल दिया, वो बैकग्राउंड में सेव हुआ। अब जो भी यूजर उस वेब पेज को अपने ब्राउजर में खोलेगा तो वो टैग जो है वो एग्जीक्यूट होंगे और साइट जो है वो खराब हो जाएगी। साइट पे जो चीज नजर आनी चाहिए थी उसके अलावा कुछ चीज नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के थ्रू अचीव किया जा सकता है। एनी क्वेश्चन क्लास? अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का डिफेंस क्या है, किस तरीके से आप लग सकते हैं? तो एक डिफेंस होता है कि आप एस्केप कैरेक्टर जो है उसको चेक करें, यानी यूजर ने कोई भी इनपुट दी है, ठीक है, यानी पैरामीटर लिस्ट जो थी यूआरएल की उसमें कोई इनपुट आई है फॉर एग्जांपल, या मैसेज बॉडी में कोई इनपुट आई है, तो आप देखें कि उसके अंदर कोई टैग तो नहीं है, यानी कोई स्पेशल सिंबल तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर लेस देन है तो आप कभी चेक करना अपने ब्राउजर, अपने वेब पेज का सोर्स कोड, तो कई जगहों पे आपको नजर आएगा कि लेस देन की जगह पे एम्परसैंड LT नजर आएगा आपको, ग्रेटर देन की बजाय एम्परसैंड GT नजर आएगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि ब्राउजर को बता रहा होता है कि मैंने ये सिंबल इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एम्परसैंड LT इस्तेमाल कर लिया ताकि जब तुमने स्क्रीन के ऊपर इस चीज को शो करना हो तो फिर एम्परसैंड LT की बजाय लेस देन का साइन शो कर देना स्क्रीन पे। और इसका मकसद क्या होता है कि अगर कोड के अंदर लेस देन लिखा होगा तो फिर वो उस चीज को एज टेक्स्ट ट्रीट नहीं करता, वो उस चीज को एज ओपनिंग टैग ट्रीट करता है। तो आपने टेक्स्ट और टैग के बीच में डिफरेंशिएट करना है, यानी यूजर ने अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजी है तो उसे आपने एज टैग ट्रीट नहीं करना, उसे आपने एज टेक्स्ट ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल करना। दूसरा होता है वैलिडेट डेटा। अगर मैं कोई ईमेल स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ईमेल एड्रेस, तो उसमें एंड का साइन आएगा
सॉरी एंड नहीं, वो क्या होता है, ऐड का साइन, एट द रेट ऑफ का साइन, ठीक है। पर उसमें लेस देन, ग्रेटर देन, स्क्रिप्ट, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं पहले ही वैलिडेट डेटा कर लूँ कि कोई भी चीज सर्वर को भेजती है तो उससे पहले चेक कर लें कि ये चीज ठीक है इनपुट के गलत फॉर्मेट है। अगर गलत है तो आप यूजर को मैसेज शो कर देंगे कि इस फॉर्मेट में आपको ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल डालने की इजाजत नहीं है। और ये आपने देखा होगा, अगर आप एट द रेट ऑफ का साइन डालना भूल जाए तो ब्राउजर आपको फॉरन मैसेज डिस्प्ले कर देता है कि आपने ये ईमेल का फॉर्मेट ठीक नहीं लिखा हुआ, तो वो वैलिडेशन होती है। तो सैनिटाइज का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो भी डेटा सेंड, जो भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं उसे सैनिटाइज किया जाए। फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन ना की जाए, ताकि उसमें जो भी टैग्स हैं, चाहे नेस्टेड टैग हो चाहे सादा टैग हो, उन सारों को सर्वर ही रिमूव करते हैं। तो सैनिटाइजेशन के लिए आपके मल्टीपल एप्लीकेशन होती हैं, जो कि मल्टीपल टूल्स, यूटिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि आपका इनपुट को सैनिटाइज कर देती है, उसमें से सारे टैग वगैरह रिमूव कर देती है। फिर होता है कि आउटपुट को इनकोड करते हैं, यानी रादर देन के स्क्रिप्ट और इस तरह की चीजें भेजने के, आप उसको एक कोड की फॉर्म में भेजते हैं ताकि ब्राउजर समझ जाए कि ये टेक्स्ट है, ये एक्चुअल जावास्क्रिप्ट नहीं है। और आखिरी अप्रोच है कि आप HTTP सिक्योरिटी हेडर्स इस्तेमाल करें, जो कि हम आजकल कंसिडर कर रहे हैं। आजकल हमारी ये डिस्कशन है कि HTTP में क्या सिक्योरिटी हेडर्स होते हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दो सिक्योरिटी हेडर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से बचने के लिए। एक है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का हेडर। ये क्या करता है कि अगर आपने कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी स्पेसिफाई की हुई है तो आप इसके साथ एक अलाउ लिस्ट मेंशन करते हैं, जो कि बेसिकली बताते हैं ब्राउजर को कि अगर कोई जावास्क्रिप्ट कोड रन करना है फॉर एग्जांपल, तो वो किस सोर्स से करने की इजाजत है। अगर उस सोर्स से हट के जावास्क्रिप्ट का कोड है तो उसे रन ना करो, ठीक है। तो इसमें क्लिक जैकिंग आ जाती है, इसमें क्लिक जैकिंग भी प्रिवेंट हो जाती है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक भी प्रिवेंट हो जाते हैं काफी हद तक। यस, इसको भी जो है बाईपास करने के तरीके होते हैं, जो कि लीव दैट फॉर नाउ। अब इसमें दो पॉसिबल फील्ड होती है, मल्टीपल फील्ड होती हैं। जो अहम फील्ड हम डिस्कस करेंगे उनमें से एक फील्ड है कनेक्ट सोर्स की। इसमें क्या होता है कि आप जो है, आपका जो सर्वर है वो जब HTTP की रिस्पॉन्स भेजते हैं ब्राउजर को, तो उसमें वो हेडर सेट करते हैं कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी का, और उसमें फील्ड जो सेट करता है वो होती है कनेक्ट सोर्स की। और ये बेसिकली ब्राउजर को बता रही होती है कि इस पेज के अंदर अगर कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कह रहे कि फलानी, आई एम सॉरी, ये चीज क्या करती है कि ब्राउजर को कह देती है कि अगर कोई कोड है इस वेब पेज में जो कि तुम्हें किसी और सर्वर से कनेक्ट करने को कह रहा है, ठीक है, तो वो फिर स्पेसिफाइड होगा कि इस लिस्ट में अगर वो सर्वर एग्जिस्ट करता है तो तुम कनेक्ट कर सकते हो। अगर इस लिस्ट से हट के कोई सर्वर है तो तुम्हें उसके साथ कनेक्ट करने की इजाजत नहीं है। इसका एक एग्जांपल देखें, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कोलन कनेक्ट सोर्स, आगे दो चीजें लिखी हुई है इनपुट में, एक है सेल्फ और दूसरी है https apis.google.com। ये बेसिकली सर्वर ब्राउजर को बता रहा है कि तुम्हें कनेक्ट करने की इजाजत है दूसरे सर्वर से, अगर वो दूसरा सर्वर या तो गूगल की API डोमेन को बिलोंग करता है, API डोमेन, या फिर जो वेबसाइट है उसकी अपनी डोमेन को बिलोंग करता है। यानी गूगल की API और वेबसाइट की अपनी डोमेन जो है उससे हट के अगर किसी डोमेन से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है तो चांसेस आर कि वो मलिशियस कोड है, उसे इग्नोर कर दो, ठीक है। और बाय द वे, अगर आपको बहुत ज्यादा सिक्योर होना है तो आप सेल्फ की बजाय नन भी कर सकते हैं। नन का मतलब है कि किसी भी रिमोट सर्वर से कनेक्ट करने की इजाजत नहीं मिलेगी, रिमोट कॉल की इजाजत नहीं है। ये पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, ठीक है। दूसरी जो फील्ड है वो है स्क्रिप्ट सोर्स फील्ड। ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है
कि किन सोर्सेज से जावास्क्रिप्ट कोड को अगर आ रहा है तो उसे रन करने की इजाजत होगी। यानी इसका एग्जांपल देखें, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी कोलन स्क्रिप्ट सोर्स सेल्फ और आगे पाथ दिया हुआ है https://apis.google.com और आगे लिखा हुआ है अनसेफ इनलाइन। ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये बेसिकली कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें सर्वर बेसिकली ब्राउजर को कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें पेज भेजा है उस पेज के अंदर अगर कोई जावास्क्रिप्ट सोर्स है, कह रहे हैं कि फलानी जगह से जावास्क्रिप्ट ला के उसे एग्जीक्यूट करो, तो उसकी इजाजत तब भी होगी अगर वो api.google.com को बिलोंग करता है या जो अपनी डोमेन है, तुम्हारी जो वेबसाइट की अपनी डोमेन है उसको बिलोंग करता है। अगर इन दोनों से हट के किसी और डोमेन से स्क्रिप्ट आया तो उसे रन नहीं करता। और सेल्फ की बजाय आप नन का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहीं से भी स्क्रिप्ट को रन करने की इजाजत नहीं है। ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज आ जाती है कि आप अनसेफ इनलाइन और अनसेफ इवैल जो है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अनसेफ इनलाइन का मतलब है कि अगर इनलाइन कोई कोड है, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि ऑन माउस ओवर में हमने अलर्ट का कोड डाला था, तो ये बेसिकली कह देता है कि अगर कोई इस तरह का इनलाइन कोड है तो उसे रन कर दो प्रोवाइडेड वो अपनी डोमेन से है जो कि डोमेन स्पेसिफाइड है, और अगर नन है तो फिर तो कहीं से भी रन नहीं कर सकते। नन का मतलब है कोई कोड रन नहीं करेगा। और अनसेफ इवैल जो है वो बेसिकली कहते हैं कि कोई भी कोड एग्जीक्यूट करो यूजिंग द इवैल स्टेटमेंट। इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, ये आप वेब डेवलपमेंट के कोर्स में देख लेंगे। ठीक है, तो इवैल्यूएशन इवैल के थ्रू आप कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपने इजाजत दी हुई है उस डोमेन को। फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट सोर्स में आपने सेल्फ https://api.google.com स्पेसिफाई किया था, तो उसका मतलब है कि अगर गूगल से वो कोड आया है या आपकी अपनी वेब डोमेन से आया है तो फिर एग्जीक्यूट कर दो वरना ना करो। ठीक है, तो ये दो टैग्स हैं जो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और क्लिक जैकिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरा जो सिक्योरिटी हेडर है वो है XSS प्रोटेक्शन। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आपका सर्वर ने रिस्पांस भेजी है और उसके हेडर में उसने स्पेसिफाई किया है कि XSS प्रोटेक्शन :1, तो इसका बेसिकली मतलब है कि अगर कोई क्रॉस किसी और साइट से कोई कोड आ रहा है जावास्क्रिप्ट कोड तो उसे एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, और ये बेसिकली उन ब्राउजर्स के लिए जिनके अंदर CSP जो CSP बेसिकली कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये वाला टैग अगर यानी CSP नया है, XSS प्रोटेक्शन पुराना है, तो अगर किसी में CSP नहीं है तो वो फिर इस वाले टैग को इस्तेमाल करता है। ठीक है, और इसमें भी मल्टीपल आपकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। मैंने सिर्फ वन वाली टाइप बताई है, वन के अलावा और भी ऑप्शन है, वो फिर आपको डिफरेंट लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोड रन करना है कि नहीं, कहाँ से रन करना है, किस टाइप का कोड रन करना है, तो वो चीज़ें भी इस टैग में स्पेसिफाई की जा सकती हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जानता। ठीक है, और तो ये बेसिकली दो डिफरेंट हेडर टाइप है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं कि स्क्रिप्ट को रन करना है कि नहीं, और अगर करना है तो कौन से स्क्रिप्ट को रन करने की इजाज़त है, कौन से स्क्रिप्ट को रन करने की इजाज़त नहीं है। और लास्ट पॉइंट है कि आपके वेब कि आपका ये जो दोनों हमने हेडर टाइप्स किए इनमें रिपोर्टिंग की ऑप्शन भी होती है कि आप वेरिएबल रिपोर्ट सेट करें और उसमें URL स्पेसिफाई कर दें। तो क्या होगा कि इन केस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वायलेशन होती है तो उस URL पे एक मैसेज भेज दिया जाएगा ताकि आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, उसे पता लग जाए कि वेबसाइट को अटैक किया गया, और वो उस मैसेज की डिटेल से वो अंदाज़ा कर सकता है कि कहाँ पे अटैक हो रहा है, उसको फिर फिक्स करने की कोशिश करें। एनी क्वेश्चन क्लास? ऑल राइट देन, थैंक यू, टेक केयर, अगली क्लास में इंशाल्लाह।